हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पीमैक्स क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसके अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला है, यानी अपवर्तन के सूत्र का हम लोग इसमें क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो एक अवतल गोलीय पृष्ठ वाला अगर आप अच्छे से समझ लेंगे या उत्तल गोलीय पृष्ठ वाला एक अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा डेरिवेशन बहुत ही मोस्ट ईजी हो जाएगा। बात समझ में आई? और इसको डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद रखने के लिए हम बेसिक 3 टिप्स बताएंगे, इसमें 3 पॉइंट बताएंगे। इन 3 पॉइंटों को आप याद रखकर इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन याद रख सकते हैं। बात समझ में आई? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स में कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, नोट बनाते रहें इसको, और अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। तो ये है अपने पास, ये है एक मान ले रहे हैं अवतल गोलीय पृष्ठ है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉलिश वगैरह किया गया है, इस तरह से। ये इसका हमने इस मटेरियल का जो मटेरियल यानी इसके उभरे हुए पृष्ठ की ओर भरा हुआ है, इसका हमने मान लिया अपवर्तनांक कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। और ये हम मान ले रहे हैं जिस माध्यम में रखा है वो थोड़ा इससे रेयरर है, विरल है, ये थोड़ा सघन है, और ये इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, ध्रुव है। बात समझ में आई? यहाँ कहीं इसका हम मान ले रहे हैं क्या है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा किसका कार्य करती है, अभिलंब का। बात समझ में आई? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी लाइन जो होती है वो किसका कार्य करती है, हमेशा अभिलंब का। यहाँ से भी खींच सकते हो, कई अभिलंब खींच सकते हैं, एक खुद एक अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अपने पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया O। तो यहाँ से ये हमने प्रकाश किरण भेजा, तो ये कौन सी किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब ये विरल से जा रही है सघन में, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। इसको बल्कि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर मान ले रहे हैं, यहाँ पर मान ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है O पॉइंट पर। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, विरल से सघन में जा रही, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देख सकते हैं, थोड़ा सा जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा सा झुक गया है, थोड़ा सा बेंट हो गया है, क्योंकि जब भी प्रकाश रेयर टू डेंसर में ट्रैवल करती है तो वह थोड़ा सा झुक जाती है। अब इस किरण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से आ रही है, जैसे आ रही हो पीछे से, यहाँ कहीं से। बात समझ में आई? इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, I, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया I। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बना, प्रतिबिंब बना, इमेज बना, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं भैया A, और ये है अपना पृष्ठ, इसके भीतर अपवर्तन हुआ है। अब इसकी यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया हमने क्या, M नाम दे दिया। बात समझ में आई? यहाँ से जो इसके पोल से, सभी दूरियां कहाँ से मेजरमेंट की जाती हैं, पोल से। पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है इसको हमने मान लिया कितना, U। पोल से इमेज की जो दूरी है उसको हम लोग लिखते हैं V से, कक्षा 10 में भी ये बातें सीख कर आए हो। पोल से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हमने लिख दिया कैपिटल R से। बात समझ में आई? C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा किसका कार्य करती है, अभिलंब का। और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये थोड़ा सा क्या हुई, डाइवर्ट हो गई, विचलित हो गई। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से निकल कर आ रही है। यहाँ से एक किरण हमने और भेजा, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, लंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण। और इन दोनों का आगे कहीं मेल मिलाप नहीं होने वाला, संगम नहीं होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है। अब हमें इसके अपवर्तन का सूत्र निकालना है, माने n2 n1 v u r में हमें एक रिलेशन क्या करना है, सेट करना है। बात समझ में आई?
तो आइए पहले कोण को हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। ये है अपने पास अभिलंब और ये है आपतित किरण। ये कोण अपने को समझ में आना चाहिए। ये कोण है, ये किरण है अभिलंब, ये किरण है आपतित किरण। तो ये दिस एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण होगा। ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टिव रे है। तो ये कोण हो जाएगा अपने पास स्मॉल r, अपवर्तन कोण। अब जरा देख लो, अगर ये r होगा तो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दिस एंगल इज r, हेंस दिस एंगल इज आल्सो r। ये एंगल भी कितना होगा? r होगा। आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। पूरा एंगल क्या है? I। अच्छा, इस कोण को हम मान ले रहे हैं कितना है? अल्फा। इस कोण को मान ले रहे हैं बीटा है और इस कोण को मान ले रहे हैं क्या है? गामा है। तो ये सब एंगल बहुत छोटे हैं। ये थोड़ा सा जूम करके हम इसको दिखा रहे हैं ताकि बातें समझ में आए। ये सब बहुत छोटे हैं, टेंस टू 0 हैं, यानी 0 की ओर अग्रसर हैं ये सब कोण। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, बहिष्कोण का कंसेप्ट लगाएंगे। तो क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं, सर्वप्रथम अपने पास इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, त्रिभुज CAO में, इन ट्रायंगल CAO में, त्रिभुज CAO में जरा देख लो, CAO में एक्सटीरियर एंगल है अल्फा। तो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बहिष्कोण जो होता है, वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जो उससे फार होते हैं एंगल, इंटरनल एंगल, उनके सम के क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये अल्फा हो जाएगा गामा प्लस आई। इस त्रिभुज में बात हो रही है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। तो गामा प्लस आई, गामा प्लस आई, इट मीन्स गामा प्लस आई इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से हम गामा को उस साइड में भेज देंगे क्योंकि हमको निकालना है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण निकालना है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। ये अपने पास आई का मान पता चल गया। एक बार हमें एक और ट्रायंगल दिख रहा है CAI, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है CAI। तो CAI में क्या होगा? इन ट्रायंगल CAI में क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल है बीटा और इंटरनल एंगल है R और क्या? गामा। तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस R। तो हमको निकालना है स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल निकालनी है, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं उलट कर। इट इम्प्लाई गामा प्लस R इज इक्वल टू बीटा। इट मीन्स गामा को उस साइड में भेज देंगे तो R इज इक्वल टू हो चुका है बीटा माइनस गामा। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम यही करेंगे। पहला स्टेप क्या है? जैसा कि हमने इस डेरिवेशन में क्या बताया था कि इसमें 3 स्टेप में इस डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए अगर आप सोचेंगे तो फिर बड़े आराम से, बहुत ही ईजी रहेगा। सर्वप्रथम ये बहिष्कोण का कंसेप्ट लगाओ 2 बार, ठीक है। उससे आई और आर निकाल लो। अगर डायरेक्ट ही आई और आर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला है तो उसको आई एक साइड में करके आर एक साइड में करके आई और आर निकाल लो। अब फिर क्या करेंगे? अब लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से क्या है स्नेल का नियम कि 1n2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम होता है, जहाँ भी रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है, वहाँ स्नेल का नियम लगता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन n2 साइन आर, सॉरी n2 साइन आर इज इक्वल टू n1 साइन आई। या इसको n2 को n2 ही रहने दो, चूंकि सिंस आई और आर क्या है? बहुत ही स्मॉल एंगल हैं। आई और आर क्या है? बहुत ही स्मॉल एंगल हैं। तो जब भी आई और आर बहुत स्मॉल एंगल होते हैं या कोई भी एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में देन हम क्या कर सकते हैं? साइन आर को लिख सकते हैं आर, और साइन आई को क्या लिख सकते हैं? साइन आई को लिख सकते हैं आई। सिंस आर एंड आई इज वेरी स्मॉल एंगल, तो अगर वेरी स्मॉल एंगल है, इतना छोटे कोण होते हैं ये, तो छोटे कोण होने के नाते इसको हम
साइन और साइन आर को लिख सकते हैं आर, साइन आई को क्या लिख सकते हैं आई। कॉस में हम नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n2 साइन आर को लिख सकते हैं आर, और n1 को n1 ही रहने दो, साइन आई को लिख सकते हैं कितना आई। बात समझ में आई। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास n2, आर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, और n1 को n1 ही रहने दो। आई की प्लेस पर हम लिख सकते हैं, आई के प्लेस पर लिख सकते हैं अल्फा माइनस गामा। यहाँ से अंदर गुणा अगर करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n2 गामा बराबर n1 अल्फा माइनस n1 गामा। गामा वाले लोगों को एक साइड में कर लो इसमें, तो गामा वाले लोगों को एक साइड में करेंगे तो इस पार आएगा, तो ये हो जाएगा n1 गामा माइनस मुलाकात हो जाएगी n2 गामा से। इधर अपने पास बचा है n1 अल्फा, ये उस पार जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा n2 बीटा। गामा यहाँ पर कॉमन कर लो तो हो जाएगा n1 माइनस n2 इन ब्रैकेट गामा बराबर यहाँ पर आ गया n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एज्यूम कर लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक बातें समझ में आए होंगी। फर्स्ट स्टेप क्या लगाएंगे, पहला स्टेप इस डेरिवेशन में, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा लॉन्ग रहता लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सरल है। तो फर्स्ट स्टेप लगाएंगे कि आई और आर निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल से, बहिष्कोण का कंसेप्ट लगाकर आई और आर निकालेंगे। दूसरा क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाकर गामा अल्फा बीटा n1 n2 में क्या एक इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण नंबर 1। तो ये दो स्टेप, ये इसको मान रखकर, आई और आर का मान रखकर इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे आलसी हैं। चलिए फिलहाल नोट कर चुके होंगे, तो अब इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। एक जानकारी हमें मिल चुका है यहाँ से, क्या कि n1 माइनस n2 इंटू गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा, यही था ना, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब यहाँ पर जरा समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ये अपने पास था समीकरण नंबर 1। फिर से हम लगाएंगे, यहाँ पर अपने पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये OAM, एक दिख रहा IAM, एक दिख रहा CAM, 3 राइट एंगल है अपने पास। ठीक है, तो इसमें बारी बारी से हम फिर से एक संबंध स्थापित करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, और ये हम एज्यूम कर ले रहे जो m है वो p की क्या है, बहुत करीब है। m इज वेरी नियर टू p, m जो है वो p की क्या है, बहुत ही नियर है, बहुत ही करीब है। तो m और p को लगभग एक ही पॉइंट हम मान सकते हैं, और चूंकि सभी डिस्टेंसेज मेजर की जाती हैं पोल से, तो इसीलिए m से नहीं, लेकिन m और p क्या है, बहुत ही नियर है। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, किसमें पहले, सबसे पहले लगा लेते हैं OAM में। अच्छा, अल्फा बीटा गामा, जैसा कि हमने पहले बताया है, अल्फा बीटा गामा भी क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो अगर बहुत स्मॉल एंगल है तो ये अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा। tan और साइन में परमिशन है, लेकिन यहाँ साइन लगाने का कोई फायदा नहीं है अपने पास। साइन लगाने में ये लंबाई निकलेगा, फिर ये लंबाई निकलेगा, फिर ये लंबाई निकलेगा। tan लगाने का फायदा क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल पकड़ेंगे बार बार यही साइड आएगी तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर, यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है AM बाई OM। बट अभी हमने कहा कि m जो है वेरी नियर है p के, तो m को हम p मान सकते हैं, तो दिस इज AP बाई OP। बहुत से लोग या बहुत सी बुकों में यहाँ पर इसको h मान लिया जाता है, तो एज और विस, समझ रहे हैं ना, मान सकते हैं। तो हम AP ही रहने दे रहे हैं, और चूंकि ये पोल के OP जो है वो लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -u। यहाँ पर साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी भी इस्तेमाल करेंगे। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा बिकॉज बीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, हेंस वी कैन राइट बीटा को tan बीटा हम लिख सकते हैं, और फिर tan हो जाएगा। बीटा किस ट्रायंगल में बना है, इस ट्रायंगल में, IAM में।
इन ट्रायंगल IAM में बीटा इज इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा कितना, AM डिवाइड बाई IM। लेकिन हम m के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, फिर से वही m जो है वेरी नियर है, ट्रायंगल बदल गया है। बात समझ में आई? ट्रायंगल नहीं लिखे हैं आप लोग, ट्रायंगल लिख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा AP डिवाइड बाई IP। AP को AP ही रहने दो और IP को हम लोग लिख सकते हैं, IP को लिख सकते हैं -b। फिर वही -b क्यों? क्योंकि सब डिस्टेंस जो है U V R सब क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर -b। ऐसे इस प्रकार ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा CAM, इन ट्रायंगल CAM राइट एंगल ट्रायंगल तीनों हैं, तो इसमें हम लोग लगा देंगे गामा इज इक्वल टू tan गामा। क्यों? एंगल बहुत छोटे हैं, तो एंगल जब भी बहुत छोटे होते हैं तो ये हमारे पास परमिट है, हम लगा सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो फिर वही AM रहेगा डिवाइड बाई बेस कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, CM। तो AM हो जाएगा, AM को AP लिख सकते हैं क्योंकि M इज वेरी नियर टू P, CM को लिख सकते हैं CP। तो ये हो जाएगा अपने पास AP बटा CP इज -R। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा गामा को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा की ये जो वैल्यू हम लोगों को मिली है, ये अल्फ़ा बीटा गामा की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आई? तो चलिए ज़रा देखते हैं इन सब मानों को, यहाँ पर आगे बढ़ाकर नोट कर लीजिए। अब हम इस चित्र को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डेरिवेशन कर दे रहे हैं। चलिए इन सब को चित्र सब लोग बना चुके हो डायग्राम, और यहाँ पर समीकरण 1 में तो पुटिंग अल्फ़ा बीटा गामा इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख सकते हैं इसको। तो चलिए आइए रखते हैं। क्या है समीकरण 1 में, n1 माइनस n2 इंटू यानी अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे जब समीकरण 1 में अल्फ़ा बीटा गामा का मान, तो n1 माइनस n2 तो पहले से ही है, गामा के प्लेस पर लिख सकते हैं AP बाई -R इज इक्वल टू n2 तो अपने पास पहले से ही है, बीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं AP डिवाइड बाई -V, और n1 तो रहेगा ही यहाँ पर, और अल्फ़ा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा के प्लेस पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें लग रहा है उल्टा हो गया था, वहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छे ध्यान देना ज़रा। यहाँ रहेगा क्या अपने पास, n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे जब भैया, तो n1 ही रहेगा, अल्फ़ा की जगह पर क्या, AP बाई -U, तो AP बाई कितना -U माइनस, वहाँ जब वहाँ पर मिटाया गया था तो उसको समीकरण 1 जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्या रहेगा, n2 तो n2 रहेगा, बीटा की जगह पर कितना रहेगा, AP बाई -V। तो इस माइनस का अंदर गुणा करवा दोगे तो ये उलट जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू AP डिवाइड बाई R। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, AP दोनों में से हमने कर लिया कॉमन, तो अंदर बचा क्या, n1 माइनस n1 बाई U, और यहाँ से माइनस माइनस हो चुका है प्लस, AP हो चुका है कॉमन, उभयनिष्ठ हो गए n2 बाई V। यहाँ से AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम उल्टा अगर लिख लें तो क्या हो जाएगा, n2 बाई V माइनस n1 बाई U इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई R। तो ये अपने पास आ गया फॉर्मूला, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। बात समझ में, इसी का हमें क्या करना था, निगमन करना था। अब बहुत सी बुकों में n2 n1 का लफड़ा नहीं करता है, ठीक है, ऐसे मान लेता है कि इस तरह से कभी कभी डायरेक्ट अगर दिया रहे किसी भी इसके मटेरियल का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक डायरेक्ट दिया रहे किसी मीडियम के सापेक्ष, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो हमने माना है अपवर्तनांक डायरेक्ट कह दे n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n2 बाई n1, यानी इस चीज़ को n2 बाई n1 कहते हैं, उसको हम n कह दे रहे हैं। तो कैसे, यहाँ से इस समीकरण में, इसको समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 में n1 से क्या करने पर
n1 से भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर तो n1 से भाग कर देंगे तो n2 में भाग होगा किसका, n1 का, और डिवाइड बाई u, n1 में भाग होगा n1 का डिवाइड बाई u, n2 में भाग होगा n1 का और n1 में भाग होगा n1 का और डिवाइड बाई r। तो ये तो साफ हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। n2 बाई n1 को हम लिख सकते हैं 1n2 मीन्स इसको हमने मान लिया है n, वाई वी माइनस ये तो हो गया 1 बाई यू इज इक्वल टू n2 बाई n1 को 1n2 मीन्स n कह देंगे और ये हो गया 1 बाई डिवाइड बाई r। तो ये अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया, जब डायरेक्ट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे किसी मीडियम के, ठीक है, सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष डायरेक्ट अपवर्तनांक दिया रहे, तो ये फॉर्मूला अगर इंडिविजुअल दोनों के अलग अलग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं तब तो ये फॉर्मूला अपना लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, जो कि सेम फॉर्मूला आएगा। बात समझ में आई? तो इसको बहुत ही अच्छे से दोहरा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।